1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया की शुरुआत करते हुए कहा था कि आज बच्चा भी उभरते डिजिटल ताकत को समझता है और यदि समय रहते इस बदलाव को हम नहीं समझे तो हम दुनिया से बहुत पीछे हो जाएंगे। प्रधानमंत्री जी को क्या पता था कि जिस डिजिटल इंडिया की शुरुआत वे कर रहे हैं, ठीक उसके 8 साल बाद इस डिजिटल शक्ति के नकारात्मक प्रयोग से उनको भी दो चार होना पड़ेगा। हुआ यूं कि 17 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने अपना गरबा नृत्य करते एक डीप फेक वीडियो वायरल होने पर चिंता जाहिर की तथा कहा कि इससे नया संकट पैदा होगा। वास्तव में जिस वीडियो में प्रधानमंत्री महोदय को गरबा नृत्य करते दिखाया गया था उसमें तो वे थे ही नहीं, परंतु डिजिटल शक्ति के ही एक प्रारूप डीप फेक तकनीक का प्रयोग कर प्रधानमंत्री को हूबहू गरबा नृत्य करते दिखाया गया था, जो आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थात एआई तकनीक से संभव है। डिजिटल तकनीक के बेजा इस्तेमाल या दुरुपयोग का यह एकमात्र मामला नहीं है। अभी हाल ही में हम सभी ने एक वायरल वीडियो देखा जो साउथ फिल्मों के अभिनेत्री रश्मिका मंदाना से संबंधित था। 16 नवंबर 2023 को मंदाना का एक कथित वीडियो वायरल हुआ जो कि वास्तव में उनका था ही नहीं। यह वायरल वीडियो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जारा पटेल का था, जिसे एडिट करके जारा पटेल के चेहरे को रश्मिका मंदाना के चेहरे से रिप्लेस कर दिया गया था। इस वायरल वीडियो ने, जिसमें दिल्ली पुलिस ने महिला आयोग की शिकायत पर एफआईआर दर्ज किया है, डीप फेक पर ताज़ा बहस को जन्म दिया। वास्तव में यह डीप फेक डिजिटल पावर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दुरुपयोग का एक उदाहरण मात्र है। इसके अतिरिक्त डिजिटल अरेस्ट, डिजिटल ठगी आदि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दुरुपयोग के कई अन्य उदाहरण भी हैं, जिसे एक एक करके आज के इस वीडियो में हम समझेंगे। चूँकि मैं लॉ का स्कॉलर हूँ, इसलिए इन सब में एक टर्म ने मुझे काफ़ी चौंकाया और वह है डिजिटल अरेस्ट, जो वास्तव में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में कहीं प्रयोग ही नहीं हुआ है, परंतु आधुनिक साइबर टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग करके डिजिटल अरेस्ट के माध्यम से कैसे लोगों से बड़े पैमाने पर ठगी की जा रही है, इसे जानना और इससे बचना बहुत ही ज़रूरी है। मैं डॉक्टर अंसार, स्कूल ऑफ लॉ में आपका स्वागत है। आज का यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, जो डिजिटल ठगी से रिलेटेड है। थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन हमें उम्मीद है आप उस पूरे वीडियो को ज़रूर देखेंगे। वास्तव में पहले ठगी अनपढ़ या कम पढ़े लिखे लोगों के साथ होती थी, परंतु डिजिटल दुनिया में यह बिल्कुल उल्टा हो रहा है। समय के साथ ठगी का तरीका भी बदला है और अब शिकार होने वाले लोग डॉक्टर, इंजीनियर, सेलिब्रिटी तथा बिजनेसमैन हैं। ठगों को ठगी करने के लिए किसी के घर या भौतिक संपर्क में अब जाने की भी आवश्यकता नहीं है। घर बैठकर ही ठगी करना काफ़ी आसान हो गया है और यह संभव हुआ है डिजिटल क्रांति से, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थात एआई तकनीक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। डीप फेक, डिजिटल अरेस्ट या डिजिटल ठगी, ये सभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वर्तमान कृत्रिम तथा बनावटी उपज है। यह तकनीकी दुधारी तलवार की तरह है, जहां इसने एक तरफ लोगों के जीवन शैली में गुणात्मक सुधार किया है तथा कई आसानियां पैदा की हैं, वहीं दूसरी तरफ इसके दुरुपयोग ने लोगों के जीवन को संकट में भी डाला है। चूँकि आज का मेरा एपिसोड डिजिटल ठगी पर आधारित है, जिससे संबंधित कई टर्म को समझना बहुत ही आवश्यक है। तो आइए सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, डिजिटल अरेस्ट क्या होता है, डीप फेक वीडियो और फोटोग्राफ क्या होते हैं, इस तकनीक
को हम समझते हैं तथा इसे समझने के बाद इसका प्रयोग कर कैसे डिजिटल ठगी की जा रही है, कुछ ताज़ा घटनाक्रमों को संदर्भित करते हुए हम इसे समझेंगे तथा इससे बचाव के तरीके पर भी हम आज बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई तकनीकी को समझते हैं। देखिए, चाहे वह डिजिटल अरेस्ट हो, डिजिटल ठगी हो या डीप फेक वीडियो है, ये सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ही उपज हैं। तो हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। देखिए, एआई का अर्थ है बनावटी या कृत्रिम तरीके से विकसित की गई बौद्धिक क्षमता। इसके जरिए रोबोटिक सिस्टम या कंप्यूटर सिस्टम को तैयार किया जाता है, जिन्हें उन्हीं तर्कों के आधार पर चलाने का प्रयास किया जाता है जिसके आधार पर मानव मस्तिष्क काम करता है। अर्थात मानव मस्तिष्क कैसे सोचता है, समस्या का हल करते समय कैसे सीखता है, वह कैसे निर्णय देता है तथा कैसे काम करता है, इसी के आधार पर इस तकनीकी को विकसित किया गया है। एआई के जनक जॉन मैकार्थी बताते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीनों, विशेष रूप से बुद्धिमान कंप्यूटर प्रोग्राम को बनाने का साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, जिसका अर्थ है मशीनों द्वारा प्रदर्शित किया गया इंटेलिजेंस। एआई की शुरुआत वास्तव में 1950 के दशक में हुई थी, परंतु इसके इम्पोर्टेंस को 1980 के दशक में पहचान मिली। जापान ने सर्वप्रथम इस ओर कदम बढ़ाया तथा 1981 में इसे लेकर 5th जनरेशन नामक योजना की शुरुआत जापान में की गई तथा सुपर कंप्यूटर के विकास के लिए 10 वर्षीय प्रोग्राम जापान द्वारा प्रस्तुत किया गया। भारत में भी इसे लेकर नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम अर्थात NAIP की शुरुआत बहुत पहले हो चुकी है। डिजिटल अरेस्ट, ये डिजिटल अरेस्ट क्या है? देखिए, डिजिटल अरेस्ट ब्लैकमेल करने का एक एडवांस तकनीकी पूर्ण तरीका है। इसका अर्थ है ऑनलाइन वीडियो कॉल के माध्यम से किसी पर नज़र रखना। डिजिटल अरेस्ट शब्द एकदम कृत्रिम तथा बनावटी है तथा हमारे क्रिमिनल जस्टिस लॉ या क्रिमिनल लॉ में डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई प्रावधान नहीं है। वास्तव में डिजिटल ठगी के प्रयोजन हेतु जो परिस्थितियां बनाई जाती हैं, उसी से यह नाम डिजिटल अरेस्ट इजाद हुआ है। देखिए, जब किसी व्यक्ति पर वीडियो कॉलिंग के जरिए नज़र रखी जाती है तो उसी को डिजिटल अरेस्ट कहा जाता है। इसमें पीड़ित व्यक्ति को डराया जाता है, धमकाया जाता है तथा वीडियो कॉलिंग से अलग नहीं होने दिया जाता है। कुल मिलाकर संबंधित व्यक्ति को एक ही जगह पर बंद रहने को मजबूर कर दिया जाता है। इस दौरान किसी से उसे बात करने, मैसेज करने या मिलने की उसे इजाज़त नहीं दी जाती। इस तरह लोग अपने ही घरों में कैद होकर के रह जाते हैं। वास्तव में डिजिटल अरेस्ट में इस तरह की परिस्थितियां बनाई जाती हैं कि जो व्यक्ति आपको फेक अरेस्ट करता है वह कुछ और नहीं बल्कि आपसे ठगी करना चाहता है। अर्थात उसका मकसद केवल ठगी करना होता है। साइबर ठग पीड़ित को फ़ोन कर बताता है कि उसके नाम कई गंभीर शिकायत दर्ज हुआ है, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग का या सेक्सुअल असॉल्ट का। इस दरमियान वह पीड़ित के सामने फेक पुलिस अधिकारी, ईडी का अधिकारी, सीबीआई का अधिकारी बनकर वीडियो कॉल के माध्यम से बैठ जाता है तथा झूठे मामलों का हवाला देकर उसे डराता और धमकाता है। पीड़ित घबरा जाता है और अब पीड़ित को घर से निकलने को मना कर दिया जाता है। पुनः क्या किया जाता है कि फ़ोन कॉल या वीडियो कॉल के माध्यम से मदद का आश्वासन दिया जाता है। पीड़ित सारी बातों को फॉलो करने लगता है। पुनः मामले को रफा दफा करने के लिए पीड़ित से पैसे की मांग की जाती है। पीड़ित बेचारा इतना डरा और सहमा रहता है कि वह अपने परिजनों के साथ भी इन सब बातों को शेयर करने से डरने लगता है। वास्तव में
डिजिटल अरेस्ट के ज़्यादातर शिकार होशियार और पढ़े लिखे समाज के प्रतिष्ठित तथा इंटेलेक्चुअल लोग ही होते हैं, जिनको लोक लज्जा का बहुत ज़्यादा भय होता है। लेकिन डिजिटल ठगी करने वाले लोग भी काफ़ी पढ़े लिखे होते हैं। डिजिटल अरेस्ट हेतु जिस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है उसे डीप फेक वीडियो कहते हैं, और डीप फेक वीडियो का प्रयोग कर कर ज़्यादातर लोगों से वर्तमान में ठगी की जा रही है। तो हमें जानना पड़ेगा कि यह डीप फेक वीडियो क्या है और कैसे इसके माध्यम से लोगों से डिजिटल ठगी की जा रही है। देखिए, डीप फेक वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक से ही विकसित हुआ है। आप अक्सर कई ऐसे वीडियोज शॉर्ट्स देखते हैं जिसमें किसी नेता, सेलिब्रिटी आदि का एक ऐसा वीडियो दिखाया जाता है जिसमें बॉडी किसी और की होती है तथा चेहरा किसी और नेता या सेलिब्रिटी का होता है। जैसे प्रधानमंत्री जी का हो सकता है, किसी मिनिस्टर का हो सकता है, राहुल गांधी जी का हो सकता है। इस तरह का वीडियो आप अक्सर सोशल मीडिया पे देखते हैं। यह देखने से ही प्रथम दृष्टया बड़ा ही बनावटी या फेक लगता है, और इसी का जो एडवांस वर्जन है वह डीप फेक है, जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई तकनीक का प्रयोग कर बनाया जाता है। वास्तव में डीप फेक ऐसी तकनीक है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से वीडियो, तस्वीरों और ऑडियो में हेरफेर हम कर सकते हैं। इस तकनीकी की मदद से आप किसी दूसरी व्यक्ति के फोटो या वीडियो पर किसी और का चेहरा लगाकर उसे पूरी तरीके से बदल सकते हैं। एक लाइन में कहें तो डीप फेक रियल इमेज, वीडियोज, फोटोज को रियल फेक वीडियोज, फोटोज में बदलने की एक प्रक्रिया है। ये फेक होते हुए भी बहुत ज़्यादा रियल नज़र आते हैं। इसे थोड़ा और आसान शब्दों में हम समझ सकते हैं। डीप फेक एक एडिटेड वीडियोज़ या फोटोज है जिसमें किसी अन्य के चेहरे को किसी अन्य के चेहरे से बदल दिया जाता है। ये इतने सटीक होते हैं कि आप इसे आसानी से पहचान नहीं सकते हैं। आइए अब हम मूल विषय पर आते हैं, अर्थात डिजिटल ठगी कि किस तरीके से एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करके डीप फेक वीडियोज तथा डिजिटल अरेस्ट के द्वारा डिजिटल ठगी की जा रही है। हाल ही में देश के विभिन्न भागों में डीप फेक या डिजिटल अरेस्ट के माध्यम से ठगी के कई मामले सामने आए हैं। एक मामले में तो पीड़ित इंजीनियर है जिसे तकनीकी रूप से काफ़ी मजबूत माना जाता है, तथा इससे एक मैसेज तो स्पष्ट है कि साइबर क्राइम का शिकार कोई भी व्यक्ति हो सकता है। आइए सर्वप्रथम साइबर ठगी के 3 मामलों का हम स्टडी करते हैं, जिसमें ठगी हेतु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग कर डिजिटल अरेस्ट डीप फेक वीडियोज के माध्यम से साइबर ठगी को ठगों ने बड़ा ही स्मार्टली अंजाम दिया था। ये 3 मामले फरीदाबाद, गाजियाबाद तथा नोएडा से रिलेटेड है। नोएडा सेक्टर 34 स्थित धवलगिरी अपार्टमेंट निवासी एक इंजीनियर सीजा टीए के पास 13 नवंबर 2023 को अनजान नंबर से फ़ोन आया। फ़ोन करने वाले ने खुद को ट्राई अर्थात टेलीकॉम रेगुलेटरी ऑफ इंडिया का कर्मचारी बताया तथा कहा कि आपके आधार कार्ड का इस्तेमाल कर सिम कार्ड खरीदा गया है और उस सिम का प्रयोग मनी लॉन्ड्रिंग में हुआ है। यह भी बताया गया कि सिम का इस्तेमाल कर 2 करोड़ रुपये निकाले गए हैं, अर्थात मनी लॉन्ड्रिंग की गई है। कॉल करने वाले ने आगे की जांच का हवाला देते हुए कॉल को ट्रांसफ़र कर दिया। इसके बाद स्काइप कॉल कर कथित रूप से मुंबई पुलिस, क्राइम ब्रांच तथा कस्टम अधिकारी बनकर युवती को धमकाया गया। करीब आधे घंटे तक स्काइप कॉल से युवती को की निगरानी कर बंधक बनाए रखा गया, अर्थात उसे डिजिटली अरेस्ट किया गया, उससे सवाल जवाब किया गया। इस बीच किसी से भी उसे बात करने की अनुमति नहीं दी गई। जालसाजों ने क्या किया
कि जालसाजों ने 8 घंटे के बाद युवती के खाते से 11,11,000, जी आपने ठीक सुना, 11,11,000 रुपये ट्रांसफर कराने के बाद कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। युवती काफ़ी घबराई हुई थी और जब युवती साइबर क्राइम थाने गई तो उसे पता चला कि उसके खिलाफ तो ऐसा कोई मामला ही दर्ज नहीं हुआ है। पुलिस ने उसे बताया कि यह मामला पूरी तरीके से डिजिटल अरेस्ट कर ठगी करने का है। दूसरी घटना फरीदाबाद की है। अक्टूबर 2023 में फरीदाबाद की एक छात्रा को 17 दिनों तक डिजिटली अरेस्ट कर ठगी का मामला सामने आया। इस मामले में पीड़ित अनन्या मंगला को 17 दिनों तक डिजिटली अरेस्ट करके उससे 2.5 लाख रुपए ले लिए गए। पुलिस को दी गई तहरीर में पीड़िता ने बताया कि 12 अक्टूबर 2023 को उसके पास एक कॉल आया, जिसमें कॉल करने वाले ने खुद को लखनऊ कस्टम विभाग का ऑफिसर बताया तथा कहा कि एक पार्सल जो कंबोडिया भेजा जा रहा है, जिसमें काफ़ी संख्या में पासपोर्ट और अन्य कार्ड हैं, साथ ही कुछ और भी कागजात हैं। यह पार्सल आपके आधार से लिंक है तथा इस संबंध में आपको तुरंत एफआईआर करानी होगी, वरना आपको लखनऊ कोर्ट में पेश होना होगा। इसके बाद पीड़िता काफ़ी घबरा गई। पीड़िता को फिर फर्जी पुलिस अधिकारी ने स्काइप पर वीडियो कॉल किया तथा इस दरमियान पैसा ठगी करने हेतु 17 दिनों तक उसे घर में डिजिटली कैद रखा गया। तीसरा डिजिटल ठगी का मामला गाजियाबाद का है। गाजियाबाद निवासी अरविंद शर्मा की बेटी मोनिका शर्मा ने जो बताया, उसके अनुसार उनके पिता ने कुछ दिन पहले नया स्मार्टफोन लिया तथा फेसबुक अकाउंट बनाया। 4 नवंबर को उनके पास एक लड़के का फ्रेंड रिक्वेस्ट आया। बाद में उसी आईडी से वीडियो कॉल आया तथा रिसीव करने पर सामने बिल्कुल एक न्यूड लड़की खड़ी थी। मिस्टर शर्मा ने सपक कर फ़ोन काट दिया, परंतु शाम होते होते उनके पास एक वीडियो कॉल आया तथा सामने वाले ने स्वयं को द्वारका का एसएसपी बताया। सामने वाले ने कहा कि आपके ऊपर एक लड़की को मॉलेस्ट करने का मामला दर्ज हुआ है तथा संबंधित लड़की ने सुसाइड भी कर लिया है। यदि आप मामले को मैनेज करना चाहते हैं, सेटल करना चाहते हैं, तो साइबर सेल से बात कर लीजिए। आरोपियों ने मिस्टर शर्मा से अलग अलग अकाउंट में 74,000 रुपये ले लिए। मिस्टर शर्मा काफ़ी परेशान हुए तथा जानकारी जब उनकी बेटी को हुई तो उनकी बेटी ने उनका फ़ोन अपने पास रख लिया। उस आईडी से दोबारा कॉल आया तो उनकी पुत्री ने उस फ़ोन को उठाया और फ़ोन जैसे ही उठाया सामने वाले से बात हुई और उसने सामने वाले से जो उनके पिता के विरुद्ध एफआईआर दर्ज हुआ है उसकी कॉपी मांगी। जैसे ही कॉपी की मांग की गई, एफआईआर की कॉपी की मांग की गई, सामने वाले ने फ़ोन को काट दिया। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग कर उत्तर प्रदेश पुलिस के एक रिटायर एडीजी जो वर्तमान में ला पीपी करके एक यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं, इस ठगी हो उनके डीप फेक वीडियो का प्रयोग किया गया था या उनके डीप फेक वीडियो का इस्तेमाल किया गया था। उपरोक्त तीनों केस स्टडी डिजिटल शक्ति दुरुपयोग कर ठगी करने के कुछ उदाहरण मात्र हैं। ऐसे बहुत सारे मामले हैं जिसमें हजारों लोग दिन प्रतिदिन इसके शिकार हो रहे हैं। डीप फेक का प्रयोग केवल डिजिटल ठगी के लिए ही नहीं बल्कि अन्य उद्देश्यों के लिए भी हो रहा है। भारत के प्रधानमंत्री सहित महान उद्योगपति रतन टाटा भी इसके शिकार हो चुके हैं। साथ ही कई प्रसिद्ध सेलिब्रिटीज भी डीप फेक का शिकार हो चुके हैं। डीप फेक का शिकार होने की जो सबसे लेटेस्ट एग्जाम्पल है वह रश्मिका मंदाना का है। परंतु यदि डीप फेक वीडियो या इस तरह के किसी भी तकनीकी का इस्तेमाल आप किसी को हर्ट करने के लिए कर रहे हैं, मार्केटिंग या विज्ञापन के लिए डीप फेक का अनैतिक प्रयोग कर रहे हैं,
तो ऐसी स्थिति में यह अपराध की श्रेणी में आता है। अब प्रश्न यह है कि इससे कैसे स्वयं को सुरक्षित किया जाए। ऐसा नहीं है कि ऐसे अपराधों को रोकने के लिए कानून नहीं है, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक मुश्किल परिस्थिति के लिए कानूनी सहायता प्राप्त कर सकें। ऐसे मामलों से निपटने के लिए आपको खुद भी प्रयास करना होगा तथा सतर्क रहना होगा। कहा भी जाता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, अर्थात निवारण उपचार से बेहतर है। अर्थात हमें इस समस्या से सतर्कता तथा कानूनी दोनों तरीकों से निपटना होगा। देखिए, ऐसा नहीं है कि भारत में ऐसे अपराधों अर्थात साइबर क्राइम के संबंध में कानून नहीं है जिससे उस पर नियंत्रण किया जा सके। देखिए, कानून है, जैसे इंडियन पेनल कोड 1860 है, और आप जानते हैं कि इसको रिप्लेस करने वाली अब विधि BNS 2023 आ गई है। हालांकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की सहमति मिल गई है, अभी यह लागू नहीं हुआ है। इसके अलावा IT एक्ट 2000 का है, विश्व साइबर स्पेस अधिनियम है। साथ ही साइबर अपराध को रोकने के लिए सरकार ने कई साइबर सुरक्षा नीति को भी अपनाया है। जैसे साइबर सुरक्षा नीति 2013 का है, एक प्रोग्राम ODS 2018 का है जिसे संगठित अपराधों के विरुद्ध संघर्ष योजना 2018 कहा जाता है, और भारतीय न्याय संहिता 2023 में भी संगठित अपराधों के संबंध में कुछ कड़े प्रावधान किए गए हैं। देखिए, 26 दिसंबर 2023 को डीप फेक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी तकनीकी का दुरुपयोग रोकने के लिए केंद्र सरकार ने डिजिटल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को कुछ गाइडलाइन, कुछ निर्देश भी दिए हैं। प्रश्न यह है कि क्या कानून बनाकर हम इस समस्या से निपट सकते हैं? उत्तर होगा नहीं। इस समस्या से निपटने के लिए हमें आगे स्वयं भी आना होगा तथा जागरूकता और सतर्कता से हम इस समस्या से निजात पाने में एक हद तक कामयाब हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि हमें कैसी सतर्कता तथा जागरूकता का परिचय ऐसे मामलों में हमें देना चाहिए। देखिए, यदि आपके पास किसी अनजान नंबर से वीडियो कॉल आए तो कोशिश करें कि इसे अटेंड ही ना करें, और यदि अटेंड कर भी लिया तो सामने वाला अगर किसी ऐसे विषय पर बात कर रहा है तो तुरंत इसे काट दें। हो सकता है कि आपके सामने जैसे ही वीडियो कॉल को रिसीव करें कोई न्यूड लड़की खड़ी हो जाए। ऐसी स्थिति में आपको तुरंत फ़ोन काट देना चाहिए। किसी अनजान नंबर से अगर आपके पास वीडियो कॉल आए और फ़ोन करने वाले का नाम किसी पुलिस रैंक के अधिकारी, जैसे किसी इंस्पेक्टर, SP, SSP, DIG, DG, पुलिस कमिश्नर, CBI ऑफिसर, इनकम टैक्स ऑफिसर, ED ऑफिसर, ऐसा कुछ लिखा हो तो प्रथम दृष्टया ही समझ लें कि यह फेक है, और जैसे ही शक हो आपको तुरंत फ़ोन काट देना चाहिए। ध्यान ये भी रखें कि किसी लिंक पर कभी क्लिक ना करें, और कोई ऐप डाउनलोड करने को कहा जाता है या लिंक डाउनलोड करने को कहा जाता है तो उसको भी आप डाउनलोड ना करें। यह भी ध्यान दें, पुलिस या ऐसी कोई भी एजेंसी किसी संदिग्ध या आरोपी से ऑनलाइन इस तरीके से पूछताछ नहीं करती है। कुछ अपवादिक स्थितियां ही हैं जब इस तरह से पूछताछ की जाती हैं, और भारतीय कानून में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं है। पुलिस या जांच एजेंसी सामने बिठाकर पूछताछ करती है। और एक बात और ध्यान दें, डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई कॉन्सेप्ट क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में है ही नहीं। यानी डिजिटल जो अरेस्ट है वो पूरी तरह बनावटी और कृत्रिम है, और क्या होता है इसके बारे में मैंने पहले ही आपको बता दिया है। यदि ऐसे किसी कॉल पर पैसे की मांग आपसे की जाए तो पैसा तो आप ट्रांसफ़र बिल्कुल ना करें, और न ही बैंक अकाउंट या किसी भी प्रकार का आप डिटेल शेयर करें। यह भी आप ध्यान रखिए कि भारतीय कानूनों में डिजिटल अरेस्ट नाम का कोई प्रावधान नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। यदि कोई आपसे कहे कि आप डिजिटली अरेस्ट हैं, मैं जो कह रहा हूं वह करें, तो आप बिल्कुल ध्यान न दें। ऐसे विषयों को घर के सदस्यों के साथ जरूर आप शेयर करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों साथियों से भी शेयर करें, और
समय से पुलिस स्टेशन पर भी इसकी सूचना आपको अवश्य देना चाहिए। देखिए, अपना डर निकालने के लिए आपको 1930 यानी 1930 जो नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है, उस पर कॉल करके आपको मदद की मांग करनी चाहिए और साथ ही साथ 112 अर्थात 112 पुलिस हेल्पलाइन नंबर पर भी आपको इसकी शिकायत जरूर करनी चाहिए। देखिए, कभी कभी ऐसे भी कॉल आपके पास आते हैं और आप उस जाल में फंस जाते हैं, जैसे घर बैठे 50,000 कमाएं, इतना कमाएं, उतना कमाएं। ऐसी बातों की जाल में आप बिल्कुल ना फंसें। अपना पर्सनल डिटेल किसी के साथ बिल्कुल शेयर ना करें। यह भी ध्यान दें कि कई लोग पीएम नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, मायावती जी, सोनिया गांधी, अरविंद केजरीवाल या किसी अन्य की आवाज़ में गाना बजाते हैं या चेहरा बदलकर डांस कराते हैं और इसे सोशल मीडिया पर शेयर भी करते हैं। देखिए, साइबर एक्सपर्ट हैं कामाक्षी शर्मा, वह कहती हैं कि बिना संबंधित की मर्जी से अगर ऐसा कुछ भी आप कर रहे हैं तो यह साइबर क्राइम। देखिए, जैसा कि कई अखबार पढ़ने तथा कई न्यूज़ पढ़ने के बाद, जिसमें दैनिक भास्कर सबसे महत्वपूर्ण है, मैंने कामाक्षी शर्मा जो डिजिटल एक्सपर्ट हैं के बारे में पढ़ा और बहुत ही बेहतरीन जानकारी उन्होंने दी है। कामाक्षी यह भी कहती हैं कि डिजिटल क्राइम से बचने के लिए अवेयरनेस सबसे ज़रूरी है। वो कहती हैं कि देश में रोज़ लगभग 175 करोड़ रुपए के साइबर क्राइम रिपोर्ट हो रहे हैं। बिल्कुल ध्यान दीजिए कि देश में रोज़ लगभग 175 करोड़ रुपए के साइबर क्राइम रिपोर्ट हो रहे हैं और इसमें जो 98% अपराध है वह लालच तथा जानकारी के अभाव में होते हैं। यह भी जान लीजिए कि अभी अपराधी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एआई तकनीक है, उसका केवल 0.001% ही इस्तेमाल कर रहे हैं और केवल 0.0001% इस्तेमाल कर करके उन्होंने तहलका मचाया हुआ है। सावधान रहें, आने वाले समय में ऐसा अपराध और भी देखने को मिलेगा। इसलिए जान लीजिए, ऐसे अपराधों के संबंध में सावधानी, सतर्कता तथा सही जानकारी ही आपको बचा सकती है। मैंने पहले भी बताया है कि जो तकनीक होती है वो दुधारी तलवार होती है। एक तरफ तकनीक से जहां आप बहुत सारे फ़ायदे उठाते हैं, जीवन में तमाम आसानियां पैदा होती हैं, उसी तरह तकनीकी का दुरुपयोग करके जो आपराधिक किस्म के लोग हैं वे अपराध को भी अंजाम देते हैं। इसलिए आपको सतर्क रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। आज का यह एपिसोड आपको कैसा लगा, कमेंट लिख करके बताएं। साथ ही साथ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इसी के साथ आज के इस एपिसोड को ख़त्म करने की मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।